जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी झारखंड के 24 जिलों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिनको भी चुना गया है, जिन विद्यालय को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत चुना गया है, उन सभी विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी में बहाली हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। आज के इस सेशन में बात करूंगा साहिबगंज जिला में जो आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के जो सबसे उत्कृष्ट विद्यालय है और प्रखंड स्तरीय जो आदर्श विद्यालय है, इन विद्यालयों में संविदा आधारित यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में शिक्षकों का चयन होना है, यानी शिक्षकों की नियुक्ति होना है टीजीटी और पीजीटी में, यानी अंडर मैट्रिक और आपका 10+2 लेवल के स्कूलों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर साहिबगंज जिला अंतर्गत जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत चुना गया है, उन विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लिए किन विषयों में टीचर का रिक्रूटमेंट निकाला है, इनको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15 मार्च 2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश अनुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों यानी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अल्पकालीन संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य उम्मीद अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक साइड आपका पीजीटी लिखा हुआ है, दूसरा साइड आपका टीजीटी। तो साहिबगंज जिला के अंतर्गत जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चुना गया है, चाहे वो आदर्श विद्यालय हो या अन्य विद्यालय हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी में जो बहाली होना है, सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है, इनमें से जनरल के लिए कितना सीट खाली है, बीसी 2 के लिए कितना सीट है और बीसी 1 के लिए, एसटी के लिए कितना और एससी के लिए कितना। तो ये आपका पीजीटी सेक्शन, ये आपका टीजीटी सेक्शन। तो पीजीटी के लिए पहले मैं टीजीटी के लिए बात कर लेता हूँ। टीजीटी कहने का मतलब आपका ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल टीचर, यानी जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन करके है और साथ में बीएड किए हुए हैं और इन सब्जेक्ट यदि आप में है, आप किए हुए हैं, इन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, टीजीटी के लिए जो बहाली होना है वो आपका हिंदी पेपर में, हिंदी पेपर में आपका टोटल 4 टीचर का बहाली होना है। इनमें से 2 आपका जनरल होगा और 2 आपका एसटी के लिए होगा, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें बीसी के लिए नहीं है, बीसी 2, बीसी 1 के लिए भी नहीं है और शेड्यूल कास्ट के लिए भी नहीं है। इसका मतलब कि ये जो एससी, बीसी 1, बीसी 2 और ये जो दोनों है एससी, बीसी 1, बीसी 2, ये लोग भी जनरल में ही फाइट करेंगे, है ना। तो आपका टोटल आपका हिंदी पेपर में 4 सीट है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं बात करूं तो टोटल वैकेंट सीट है आपका 4। इसमें भी जनरल के लिए 2, एसटी के लिए 2, यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलम ही नहीं देना चाहिए, जो कि सभी विषयों के लिए टीजीटी के अंतर्गत बीसी 1 एंड बीसी 2 और एससी के लिए एक भी सीट यहाँ पर नहीं है। तो इनको फाइट करना होगा जनरल पर ही। वहीं उर्दू विषय के बारे में अगर बात करूं तो ये आपका इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। टोटल 2 पोस्ट में बहाली होना है उर्दू सब्जेक्ट में, जो कि जनरल के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट। तो पक्का है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एसटी के अंतर्गत उर्दू विषय कैसे आएगा, है ना। इनमें आज तक तो मैंने देखा नहीं, है ना। तो ये हो सकता है कि एसटी वाला सीट उर्दू में खाली रह जाए। वैसे स्थिति में जनरल वालों को प्राथमिकता देना चाहिए, या एसटी एससी कैंडिडेट को, या फिर ओबीसी या सॉरी बीसी या बीसी 1 या बीसी 2। वही मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में बात करें तो टोटल चाहे आप मैथमेटिक्स
या फिजिक्स से हो तो आप टीजीटी के लिए फाइट कर सकते हैं। तो टोटल सीट आपका 5 सीट है और इस 5 में से 3 है आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए, 2 सीट है आपका एसटी के लिए। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टोटल 4 सीट, 2 सीट जनरल, 2 सीट आपका एसटी के लिए। जियोग्राफी यानी भूगोल 3 सीट टोटल वैकेंट है, उनमें से 2 है जनरल के लिए, 1 सीट है एसटी के लिए। हिस्ट्री एंड सिविक्स के बारे में बात करूं तो टोटल आपका 4 सीट में बहाली होना है, 2 सीट है जनरल के लिए, 2 सीट है आपका एससी कैंडिडेट के लिए। बाकी जो भी एससी होंगे BC1 BC2 ये आपका जनरल में फाइट करेंगे। संस्कृत विषय के बारे में बात करूं टोटल 5 सीट वैकेंट है, इनमें से 3 आपका जनरल के लिए और 2 आपका एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र इसमें आपका टोटल 5 सीट वैकेंट है, 3 है आपका जनरल कैटेगरी के लिए और 2 है आपका एसटी कैटेगरी के लिए। वही फिजिकल एजुकेशन यानी जिससे हम कहते हैं एक तरह से योगा टीचर बोलिए या फिर जो एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, है ना, यानी बीपीएड वगैरह जो करके रखे हैं तो उन टीचर उन कैंडिडेटों के लिए ये सीट है आपका। तो बेसिकली शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल एजुकेशन, तो इनके लिए टोटल 6 सीट वैकेंट है साहिबगंज जिला के अंतर्गत, 3 सीट आपका जनरल के लिए है और 3 सीट एसटी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर संथाली सब्जेक्ट के बारे में बात करूं क्योंकि आपका साहिबगंज जो है संथाल परगना के अंतर्गत आता है तो जाहिर है कि संथाल का भी होना चाहिए। तो आपका संथाली विषय में टोटल 4 सीट वैकेंट है, 2 सीट है आपका जनरल के लिए और 2 सीट है आपका एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो कुल मिलाकर 49 यानी 49 सीटों में बहाली होना है, जिनमें से 49 में से 27 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 22 आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए है। लेकिन आप जानते हैं कि शेड्यूल ट्राइब वाले आपका जनरल में फाइट करेंगे, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के सीट में कोई भी जनरल वाले एससी BC1 BC2 फाइट नहीं कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कह सकते हैं हम, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल टीचर। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट करके हैं, चाहे आप मतलब एमए या एमएससी करके रखे हैं और साथ में आप बीएड करके रहे हैं, या आप एमकॉम किए हैं यानी आपका मास्टर ऑफ कॉमर्स और साथ में बीएड किए हैं, तो आप इन पोस्टों को इन सीटों में जो है आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो अगर मैं हिंदी विषय के बारे में बात करूँ तो हिंदी से अगर एमए किए हैं तो आपका ये 3 सीट है टोटल, जिनमें से 2 है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 है एसटी के लिए। इस सेक्शन में भी देख सकते हैं यानी पीजीटी बहाली में भी देख सकते हैं कि BC1 के बारे में बात करें, एक्चुअली यहाँ एमबीसी भी लिखा हुआ है। एमबीसी कहने का मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास। तो आपका चाहे BC1 हो या BC2 इनके लिए आपका एक भी सीट नहीं है, वहीं आपका एससी कैटेगरी के लिए भी नहीं है। तो इन्हें इन सारे कैंडिडेट्स को जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। तो हिंदी के लिए टोटल 3 सीट वैकेंट है, 2 सीट जनरल, 1 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 4 सीट वैकेंट है, 2 है अनरिजर्व और 2 है आपका एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। ज्योग्राफी में संस्कृत में 1 सीट टोटल वैकेंट, 1 सीट जनरल के लिए, इसमें आपका कोई भी एसटी के लिए नहीं है। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो टोटल 1 सीट वैकेंट है पीजीटी में, आपका ये भी जनरल के लिए 1 है, मतलब इसमें कोई भी कैटेगरी के लिए नहीं है, यानी चाहे आप एससी हो, एसटी हो, BC1 हो, BC2, इन सभी कैंडिडेट्स को जनरल में फाइट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स विषय में टोटल 2 सीट वैकेंट है, जिनमें से 1 है आपका अनरिजर्व और 1 सीट में एसटी के लिए आरक्षित है। मैथमेटिक्स के बारे में बात करें टोटल 4 सीट है, जिनमें से 2 आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 2 सीट है आपका एसटी के लिए। फिजिक्स टोटल 4 सीट, 2 सीट जनरल, 2 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब। बायोलॉजी सब्जेक्ट में टोटल आपका 3 सीट वैकेंट है, जिनमें से 2 आपका जनरल है और 1 है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। केमिस्ट्री यानी आपका 2 सीट अनरिजर्व कैटेगरी और सॉरी टोटल 2 सीट वैकेंट है, 1 सीट अनरिजर्व के लिए और 1 सीट है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। कॉमर्स विषय में बात करें तो टोटल आपका 5 सीट वैकेंट है, जिनमें से 3 आपका अनरिजर्व कैटेगरी और आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व है। तो वहीं बात करूं अगर पीजीटी के बारे में तो पीजीटी में जो है टोटल आपका जैसे कि देख पा रहे हैं आप, टोटल आपका 29 सीट में बहाली होना है,
जिनमें से 17 सीट यानी 17 सीट जो है आपका जनरल सीट होगा, जिनमें से आपका जनरल कैंडिडेट BC1 BC2 और शेड्यूल कास्ट यानी SC कैंडिडेट फाइट करेंगे। और 12 सीट जो है ये आपका ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए ये आपका रिजर्व होगा। तो आप इन विषयों से अगर MA करके हैं, आप MSc है या आप कॉमर्स से हैं यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स में किए हुए हैं और साथ में आप B.Ed किए हैं, आगे क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा भी करेंगे, तो आप इन सीटों में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं इन सारे सब्जेक्ट में से और साथ में B.Ed किए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर चयन किस प्रकार से होगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी पीजीटी, तो इसमें कह रहा है राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में चयन होना है और इसमें 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लिए हुए हैं, जिसमें मिनिमम 50% आपका रिजल्ट होना चाहिए, है ना। और जो अनुसूचित जाति होंगे या अनुसूचित जनजाति यानी आपका SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम 45% से उनका पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होगा वो न्यूनतम जो है 45% मार्क्स उनमें अंकित होना चाहिए। साथ में आपका B.Ed होना अनिवार्य है ना। साथ में आपका B.Ed यानी आपका यदि आप MA या MSc या MCom किए हुए हैं और आप UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आप BC1 हैं, आप BC2 हैं, तो आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी चाहे MA की बात करो MSc या MCom। यदि आप SC कैंडिडेट है और ST कैंडिडेट है तो आपका चाहे आप मास्टर ऑफ आर्ट्स के हो, मास्टर ऑफ साइंस हो या मास्टर ऑफ कॉमर्स, इनमें मिनिमम 45% आपका रिजल्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका B.Ed पास होना चाहिए यानी B.Ed कंप्लीट होना चाहिए आपका, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहीं अगर TGT के बारे में बात करूं यानी स्नातक, जो एक्चुअली क्या होता है, TGT जो शिक्षक होंगे ये आपका प्राइमरी से लेके आपका ये हाई स्कूल तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो PGT होंगे ये सिर्फ और सिर्फ 11th एंड 12th को पढ़ाएंगे। 11th एंड 12th यानी 11वीं और 12वीं के लिए होता है। TGT जो होता है ये आपका प्राइमरी से हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वहीं TGT के लिए मैं अगर बात करूं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, तो वहां पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में यानी स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी BA हो, BSc हो या है ना। तो इन BA या BSc में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। कितना? 50%। यहाँ पर एक चीज अंकित नहीं किया है कि आपका SC के लिए अलग से या ST के लिए अलग से, चाहे आप SC कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और साथ में आपका B.Ed की डिग्री होना चाहिए यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। वहीं अगर उम्र सीमा के बारे में बात करूं यानी एज के बारे में, एज तो कह रहा है कि न्यूनतम एज के बारे में अगर बात करें यानी मिनिमम, है ना, एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55। यानी देखिए एक चीज अच्छी बात है यहाँ पर कि जो 21 साल उम्र पूरी कर चुके हैं और जिनका 21 साल से यानी 55 साल के बीच में जिनका एज है वो इस TGT और PGT के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। TGT और PGT के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उम्र का आकलन होगा वो आपका 1 फरवरी
के आधार पर, यानी 1 फरवरी 2023 से पहले आपका, यानी 1 फरवरी 2023 तक 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए या 55 साल होना चाहिए। अगर 1 फरवरी के बाद, यानी आज तक वर्तमान में अगर 55 साल से अगर ज्यादा हो जाता है, 2 दिन भी, 4 दिन भी, 1 दिन भी, या 1 महीना भी ज्यादा हो जा रहा है, तो आपका नहीं होगा, आप इनके लिए पात्र नहीं गिने जाएंगे, यानी आपको अघोषित कर दिया जाएगा, है ना, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो आपका मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 55 साल। आरक्षण के बारे में बात करूं तो चयन में झारखंड सरकार द्वारा जो जिला स्तरीय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो आरक्षण का रोस्टर है, उन्हीं को पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समझ प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यदि आप आरक्षण का दावा ठोक रहे हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका झारखंड में निवासी, आपका झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आगे लिखा, निःशक्त जनों के आरक्षण हेतु ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/2018 कालों में आरक्षण का पालन किया है। यानी कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उनका जो नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया था, उन्हीं को पालन किया जाएगा। अब बात करते हैं वेतन कितना होगा। तो पीजीटी के बारे में बात करूं, यानी जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होंगे 11-12 को जो बेसिकली होगा, तो उन शिक्षकों के लिए पीजीटी के लिए टोटल मानदेय जो होगा आपका 27,500। एक चीज अच्छा है, कम से कम घंटी सिस्टम नहीं है। घंटी सिस्टम में क्या है कि मान लीजिए 1 घंटे पर आपको 500 दे रहा है, तो दिन भर में अगर 2 घंटे लिए तो 1,000, अगर 1 घंटे लिए तो 500, अगर 4 घंटे लिए तो एक दिन में 2,000, संडे में आपका फिर काउंट नहीं होगा, तो आपका मासिक वेतन ज्यादा अच्छा होता है। तो आप 1 घंटे ले, 5 घंटे ले, उससे मतलब नहीं है, आपको 27,500 मिलेगा। अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरे हैं तो आप 26,500 आपको मानदेय देंगे सरकार। अब आगे बढ़ते हैं। संविदा के शिक्षक को निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व, आखिर आपको बहाली के बाद आपको करना क्या होगा स्कूल में। तो नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, यानी आप पढ़ाएंगे, नियमित क्लास लेंगे, बच्चों को होमवर्क देंगे, क्लास वर्क देंगे, साथ ही साथ उनका आप बीच बीच में यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट भी लेंगे। विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना, यानी आप विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे या पाठ्यक्रम होंगे, उनमें भी सहयोग करेंगे। साथ ही साथ छात्रों एवं जो आपके सहयोगी, जो आपके सहकर्मी होंगे, यानी जो अन्य शिक्षक होंगे, तो उनके साथ भी कोई यदि उन्हें नीड होता है, कोई जरूरत होता है कुछ विद्यालय की रिपोर्ट बनाने में, तो उनमें भी आपका हेल्प लिया जाएगा, उनमें भी आपको मदद करना होगा। प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य एवं जो आपका हेडमास्टर होंगे उस विद्यालय के जहां पर आपका चयन होगा, तो वो जो हेडमास्टर जो भी काम देंगे उनको भी अच्छे तरीके से पूरा करना होगा। अब होता है चयन प्रक्रिया आखिर किस प्रकार से होगा। तो बेसिकली जो जिला के जो डीसी होंगे, वो उनके अध्यक्षता में एक जो समिति होंगे एवं साक्षात्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। यानी उपायुक्त उस चयन समिति का मेन अध्यक्ष होंगे और उनका टीम के आधार पर जो भी लिखित रूप से हो, मौखिक रूप से हो, जो परीक्षा ली जाएगी, उनके आधार आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और यदि आप मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं तो आपका फिर ज्वाइनिंग तय है। लेकिन अगर आपका चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। लेकिन आप यदि जांच में यदि गलत सलत पाया जाता है तो आपको घोषित भी किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चयन समिति है किसी भी कारणवश
नियुक्ति को स्थगित भी किया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है। चयन हेतु निर्धारित शर्त, इनका कुछ शर्त है, रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जो कि आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये जो बहाली है ये मात्र 11 महीने के लिए बहाली है, लेकिन 11 महीने आपका ज्वाइनिंग के 11 महीने तक आप नौकरी करेंगे। इसके बाद आपका फिर से अवलोकन किया जाएगा। अगर सब कुछ संतोषप्रद पाया जाता है तो फिर आपका अगले सेशन के लिए फिर से आपका जो सर्विस पीरियड है उनको बढ़ा दी जाएगी, यानी 11 महीना से फिर 11 महीना और बढ़ा दी जाएगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। आवेदन करने की प्रक्रिया, आपका जो अंतिम तिथि है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, अब पेन से लिखने के बाद, अपने हैंड राइटन से लिखने के बाद, खुद से लिखने के बाद उस आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, है ना, यानी शाम 5 बजे तक, यानी 15 मार्च शाम 5 बजे तक आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी इनका इससे रिलेटेड और अगर जानना है आपको तो आपका NIC साहिबगंज के देख सकते हैं, sahibganjnic.com पर जाकर भी देख सकते हैं। आपको भेजना कहाँ है, जो आवेदन का प्रारूप प्रविष्टि ख के रूप में संलग्न आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में, यानी जो आपका जिस जिला के बहाली है, ये साहिबगंज जिला के हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साहिबगंज, इनके कार्यालय में इनके नाम से आपका स्पीड पोस्ट करना होगा। साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट भी लगेगा, 100 रुपये का लगता है, वो आप देख लेंगे। और चेक यानी डिमांड ड्राफ्ट बना के, जैसे कि देख पा रहे हैं, परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपया ली जाएगी, लेकिन यदि आप SC ST कैटेगरी में है तो आपसे 50 रुपया लिया जाएगा। तो आपको DD बनाना है, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी साहिबगंज के पदनाम से पेबल एट साहिबगंज स्वीकार किए जाएंगे। जब भी चेक बनाने जाएंगे तो वहां पर लिख देंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी साहिबगंज, है ना। अब आगे आपका देख सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसे आपका बहाली जिस जिला के लिए है तो उस जिला का यहाँ नाम लिख देंगे, चाहे वो जिस जिला का भी हो। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नेम होगा, यदि आप साहिबगंज जिला से भर रहे हैं तो साहिबगंज जिला, जैसे 24 जिला में इस तरह का बहाली निकला है, आप दुमका जिला के लिए भरे होंगे तो दुमका जिला यहाँ लिखे होंगे, दुमका। पोस्ट अप्लाइड फॉर, सबसे ज्यादा यहाँ देखने की जरूरत है कि आपका यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, TGT कर रहे हैं या PGT कर रहे हैं। TGT हो या PGT, आप जो फॉर्म भर रहे हैं आखिर किस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, यानी आप मान लीजिए PGT लिखे यहाँ, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना होगा कि आप किस विषय के लिए फॉर्म भर रहे हैं। मान लीजिए हिंदी, तो लिख देंगे हिंदी, सब कैपिटल में लिखेंगे। यदि आप PGT नहीं TGT के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और मान लीजिए आप भर रहे हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान से यानी भूगोल से, तो आप लिख देंगे यहाँ भूगोल, इंग्लिश में ही लिखेंगे, मैं यहाँ भूगोल लिख दिया ऐसे। ज्योग्राफी लिख देंगे आप इंग्लिश में, जियोग्राफी। दूसरा है आपका यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कैंडिडेट्स नेम, आपका अपना नेम, तो यहाँ कैपिटल में फिल करेंगे। जैसे मेरा नेम अब्दुल कयूम है तो मैं इस तरह से इनको फॉर्म भरूंगा, पूर्ण रूप से कैपिटल में भरेंगे और साफ सुथरा अक्षरों में, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है ना, अच्छा नहीं लगता। फादर्स नेम डालेंगे यहाँ पर उसी तरह, फर्स्ट नेम और बीच में एक बॉक्स छोड़ देंगे ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर आप अपने, जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट है तो उनको यदि आप फादर देना चाह रहे हैं तो इसमें लिख देंगे फादर का नाम, पहले यहाँ टिक लगा लेंगे, फिर यहाँ फादर का नाम लिख लेंगे। लेकिन फीमेल कैंडिडेट है और आप अपने हस्बैंड का नाम देना चाह रहे हैं तो हस्बैंड में आप टिक लगा लेंगे, है ना, आप हस्बैंड में टिक लगा लेंगे और आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, डे, मान लीजिए 01 और मान लीजिए 1997 लिख दिए या 98 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए। तो डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लिख देंगे, डे मंथ ईयर।
आप है ना मेल है या फीमेल, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ टिक लगाएंगे, यदि फीमेल है तो यहाँ, यदि आप ट्रांसजेंडर है तो अदर में टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर दे रहे एज एज ऑन 31 दिसंबर 2022 तक आपका कितना साल हो रहा है ना, ईयर। मान लीजिए इनकी मान लीजिए आपका क्या हो रहा है कि 25 साल मान लीजिए हो रहा है, 25 साल है ना 5 महीना 1 दिन हो रहा है मान लीजिए, तो इस तरह से लिख देंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, यानी मान लीजिए क्या है 31/12/2022, 31/12/2022 माइनस 01/01 आपका 1997। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 25 हो रहा है, यहाँ पर आपका 11 हो रहा है और यहाँ पर 30 हो रहा है। इसका मतलब 25 साल 11 महीना 30 दिन, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके लिख देंगे। आपका कैंडिडेट का एड्रेस होगा, फर्स्ट में यहाँ नेम तो लिखना ही है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम लिखना है, एड्रेस विलेज पोस्ट पीएस, है ना, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर टाउन लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, मोबाइल नंबर 2 ठो दे देंगे, अगर आप ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल देंगे। और यहाँ पर हाल का एक खिंचा हुआ फोटो, रंगीन फोटो होना चाहिए, और फोटो के जस्ट नीचे इस वाले बॉक्स में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसी तरह आपका यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित है आपका मैट्रिक, मान लीजिए यहाँ मैट्रिक जो है एग्जामिनेशन, राइट नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास्ड, तो यहाँ पर मैट्रिक लिख देंगे, कब पास किए लिख देंगे, मैक्सिमम मार्क्स यानी आपका टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था 500, उनमें से आया कितना, मान लीजिए 300 आया, परसेंटेज कितना हो रहा है 60 हो रहा है, सब्जेक्ट क्या क्या था, मान लीजिए हिंदी था, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था, साइंस था, जो भी था। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स, तो मान लीजिए आप 10th है तो कितना 12 महीना का ही होगा। बोर्ड क्या था, तो मान लीजिए जैक था। उसी तरह इंटरमीडिएट का भी लिख देंगे, ग्रेजुएशन का भी लिख देंगे अगर टीजीटी के लिए है, यदि आप पीजीटी के लिए हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का लिख देंगे। और बाकी जो है आपका अगर कोई और इनके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है तो अदर में यहाँ पर डाल देंगे। अब जा डालना है आपको बीएड में, जो आप बीएड किए हुए हैं इनमें थ्योरी में कितना पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग, है ना, तो कौन सा साल में पास किए, टोटल मार्क्स कितने का था, प्रैक्टिकल में कितना था, और थ्योरी में टोटल में से मान लीजिए 500 है और इसमें 500 है, तो थ्योरी में बीएड के दौरान थ्योरी में 500 में से कितना लाए, मान लीजिए 300 लाए, प्रैक्टिकल 500 में से कितना लाए 300 लाए, इसका परसेंटेज कितना हो रहा है, इसी तरह आप डाल देंगे। सब्जेक्ट क्या क्या आप पढ़े यहाँ पर डाल देंगे, कितने, तो बीएड आपका 2 साल का होता है 2 साल डाल देंगे। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से किए, मान लीजिए आप रांची यूनिवर्सिटी से किए हैं, है ना, तो नाम लिख देंगे। इनके अलावा बीएड के अलावा कोई कंप्यूटर में आपका कुछ जानकारी हो तो यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए आप एडीसीए किए हुए थे, एडीसीए लिख दिए। एडीसीए कब किया, तो मान लीजिए आप 2020 में किए, टोटल कितने का था, मान लीजिए यहाँ पर 400 का था, इनमें से कितना लाए 200 लाए, परसेंटेज कितना हुआ 50% हुआ। आप एडीसीए में क्या क्या पढ़े थे यहाँ नाम लिख देंगे। एडीसीए कितने साल का कोर्स है, तो मान लीजिए 1 साल का है तो लिख देंगे, या 12 मंथ्स लिख देंगे। कहाँ से किए, तो उस इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर का यहाँ पर नाम लिख देंगे। इनके अलावा कहीं अगर आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर नाम लिख देंगे कि आप किस पोस्ट में काम किए हैं, तो आप मान लीजिए असिस्टेंट टीचर के रूप में किसी प्राइवेट स्कूल में किए हैं तो लिख देंगे, उस प्राइवेट स्कूल का नाम लिख देंगे, कब से कब तक, मान लीजिए आप 2018 से 2020 तक काम किए लिख देंगे। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, तो आपका मान लीजिए 2 साल काम किया 2 लिख देंगे। आप क्या पढ़ाए, है ना, क्लास टॉट, सब्जेक्ट टॉट, क्लास टॉट इसका मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए मीडियम होना चाहिए, यानी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, नहीं सॉरी क्लास टॉट लिखा हुआ है, यानी कौन क्लास को आपने पढ़ाया। मान लीजिए आप 9-10 को पढ़ाते थे तो 9th एंड 10 लिख देंगे सिंपली। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे तो आप लिख देंगे
ज्योग्राफी या आपका इंग्लिश जो भी आपका है सब्जेक्ट, वहां पर आपको सैलरी पर मंथ कितना मिलता था? मान लीजिए 15,000 है तो 15,000 लिख देंगे। इसी तरह अगर आप 2-3 विद्यालय में इसी तरह काम किए हैं तो प्रत्येक का डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे इसी तरह। इसके बाद लिखा है आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। यहाँ पर पूछ रहा है लास्ट में कि क्या अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने दिया जाए तो क्या आप इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा लेंगे, या सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, या दोनों मीडियम को आप पढ़ा लेंगे? तो आप एबल हैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश और हिंदी या बोथ? तो अगर आप लिख देंगे यहाँ पर यस को टिक लगाएंगे। अगर आप दोनों मीडियम में एबल है तो यस करेंगे, अगर एबल नहीं है तो नो करेंगे। प्लीज मार्क टिक इन अप्रोक्सीमेट बॉक्स फॉर टीचिंग पोस्ट। आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? यदि आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को आसानी से पढ़ा लेते हैं तो आप यस में टिक लगाएंगे, अदरवाइज आप नो में टिक लगाएंगे, है ना। और यहाँ भी टिक लगा देंगे तो कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा, जैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में टिक लगा दिया और यहाँ नो टिक लगा दिए, है ना। या सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हिंदी को नहीं सकते हैं तो आप इंग्लिश में टिक लगा रहेंगे और यहाँ नो में टिक लगा देंगे। तो कुल मिला के यही सब जानकारी था। इसके अलावा है आपका डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी है तो यस। सोशल कैटेगरी क्या है, आप कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ लिख देंगे। आप यू आर है तो यू आर लिख दीजिए, या बी सी वन है तो बी सी वन, एम बी सी या एस सी एस टी जो भी आप। इसके बाद या एक आपका है ना घोषणा पत्र एक तरह से यहाँ प्लेस लिख देंगे, डेट नेम कॉन्टैक्ट नंबर ये आप ही का होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होगा, नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आपका ऑफिस में इस्तेमाल होगा। तो कुल मिला के कंप्लीट ये जानकारी था, है ना, आपका विषयवार से लेकर टोटल सीटों की संख्या, किस प्रकार बहाली होगा, कितने दिनों के लिए होगा, सैलरी क्या होगा, एज कितना होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, कब तक लास्ट डेट है इनका, कैसे फॉर्म भरना, ए टू जेड मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी दे दिया। इनके अलावा कोई भी कंफ्यूजन होता है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।